हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है वो वेव मैकेनिक्स का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्प्लेसमेंट वेव और आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो हमने आपको बताया कि वो मीन पोजीशन से उसमें जो पार्टिकल होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो पार्टिकल्स होगा वो मीन पोजीशन के से राइट को जाएगा, फिर लेफ्ट को जाता है, वहीं पर ऑसिलेट करता रहता है। तो और आपको मालूम है कि जो वेव ट्रेवल करती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के टर्म्स में करती है। जब लेयर्स पास पास आ जाती हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन होता है, जब लेयर दूर दूर हो जाती हैं तो वहाँ पर रेयरफेक्शन होता है। जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का मीन पोजीशन से राइट को, उसको हम बेस लाइन बनाकर उसके ऊपर दिखाते हैं प्लस वाई एक्सिस में, और जो मीन पोजीशन से लेफ्ट को होता है यानी माइनस एक्स की तरफ होता है उसको हम माइनस वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व को लिखते हैं, बनाते हैं, तो देखिए जरा इसको, जरा ये डीप थ्योरी है, समझने की कोशिश करना। ये हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए, y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। आप वेव कोई भी लिख सकते हैं साइन कॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कॉस में लिया है, यहाँ kx माइनस ओमेगा टी लिया है। जब यहाँ पर माइनस होता है तो इसका मीनिंग होता है कि जो वेव है वो प्लस एक्स को ट्रेवल कर रही है। अगर बीच में प्लस आता है तो उसका मीनिंग है कि वेव माइनस एक्स को ट्रेवल कर रही है। तो ये कॉस का कर्व है, आपको मालूम है, यहाँ पर 2 पाई है, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व प्लॉट किया है जबकि टी 0 है। इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर टी 0 है तो जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू a cos kx बनेगी। ठीक, यहाँ पर k आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई बाई लेम्डा है, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने बताया है इस पॉइंट पर चेक करो, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट के लेफ्ट में जो पार्टिकल हैं यहाँ पर, उनका डिस्प्लेसमेंट हमने प्लस वाई को दिखाया है। इसका मीनिंग है कि ये पार्टिकल प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर राइट की तरफ को जा रहे हैं। तो यहाँ देखो दिखाया, ये पार्टिकल राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट के पास जो पार्टिकल होंगे लेफ्ट की तरफ वो राइट को जा रहे हैं। अब पार्टिकल यहाँ पर लेते हैं ए पॉइंट से इस तरफ, तो इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव दिखाया है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव दिखाने का मीनिंग है कि पार्टिकल माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस ए पॉइंट के इस तरफ के पार्टिकल माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये लेफ्ट को जा रहे हैं और ये वाले पार्टिकल राइट को जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल पास पास आ रहे हैं ए पॉइंट पर। ठीक, इसका मतलब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर प्रेशर भी नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होगा। डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जब हमने डेंसिटी वेरिएशन का कर्व बनाया, ये डेंसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पर डेंसिटी को मैक्सिमम दिखाया है। वैल्यू कहाँ से आई वो अभी आगे बताते हैं। अब जरा ये पॉइंट चेक करें, बी पॉइंट। बी पॉइंट के जो लेफ्ट में पार्टिकल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, यानी माइनस वाई को बनाया है, नीचे की तरफ बनाया है। ये ओरिजिन की लाइन, ये बेस लाइन है, ये माइनस वाई और ऊपर प्लस वाई। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेक करें, माइनस वाई की तरफ है। ठीक, इसका मतलब है ये पार्टिकल जो हैं वो माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, और बी के जो राइट के पार्टिकल हैं इस तरफ वाले, उनमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ऊपर को, तो ये जा रहे हैं आपके पॉजिटिव का मतलब प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर जो पार्टिकल हैं वो इस तरफ वाले पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं। इसका मतलब ये रेयरफेक्शन का पॉइंट है और ये कंप्रेशन का पॉइंट है। ठीक, हमने सी लिख दिया कंप्रेशन को। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से कम होगा और डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से कम होगी। तो यहाँ पर ये डॉट डॉट करके नीचे बना दिया, ये डेंसिटी आ गई है, ये बेस लाइन से नीचे बनी है। इसका मतलब डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से कम है। और ये जो लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन, ये एवरेज डेंसिटी को शो करती है, जबकि कोई वेरिएशन नहीं है।
ठीक है, यानी जब वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही है। उसी तरह से ये प्रेशर में, जब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए। यहाँ डेंसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पार्टिकल दूर दूर चले गए हैं। और ये लाइन जो बेस लाइन होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जनरल प्रेशर बताती है। ऊपर ये मैक्सिमम प्रेशर एक्सेस है और इतना ये नेगेटिव में चला गया, मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल समझने की कोशिश करें तो हम इसको, और एक बात ये समझ लें, हमने वहाँ कॉर्नर में लिखा है कि प्रेशर और डेंसिटी की जो वेव होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेव से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें। अगर ये साइन होती तो ये कॉस आएंगे, अगर ये कॉस है तो ये साइन आएगा। अब जरा चेक करें, हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ली है y = a cos kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर k जो है वो वेव नंबर है, 2π/λ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब प्रेशर वेरिएशन का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर आपको डेरिवेशन तो नहीं दिया, आप ध्यान रखें। डेल्टा P = -b, b बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और y का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखा है, या आप समझ लें डी वाई अपॉन डी एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि टी कांस्टेंट है। ओके, तो जरा इसका कर दें। ये फार्मूला इक्वेशन से आता है, हमने इसको डायरेक्ट लिया है। आप इसको डायरेक्ट लर्न रखें कॉम्पिटिटिव के लिए। वैसे कॉम्पिटिटिव में रिजल्ट ध्यान रखना तो चल जाएगा काम। कॉस का डिफरेंशिएशन कर दें, यहाँ पर -1 पहले से ही है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स के साथ क्वांटिटी के लिखी हुई है। के जो है वो साइन से बाहर आ जाएगी डिफरेंशिएशन के, तो ये हमने के लिख दिया है। और एम्पलीट्यूड ये वाला ए ये है, तो ये बन गया ए बी के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बना डेल्टा पी। ये प्रेशर वेरिएशन है, ना कि प्रेशर। ए बी के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको मालूम है कि साइन थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है वो ±1 के बीच में ये वेरी करता है, इसलिए इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो ए बी के होगी। तो जरा प्रेशर वाले ग्राफ में देख लें, हमने इस वाली लाइन को नॉर्मल प्रेशर पी नॉट लिखा है। इसके ऊपर जो प्रेशर मैक्सिमम है वो पी नॉट प्लस ए बी के होगा। ए एम्पलीट्यूड है, बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, के वेव नंबर है, यानी कि 2π/λ है। ओके, फिर ये बेस लाइन के नीचे आ जाएं तो इसमें पी नॉट माइनस ए बी के हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको पीक की वैल्यू हमने ये क्यों लिखी है। ये वेरिएशन है, टोटल प्रेशर इतना होगा। अगर आप वेरिएशन की बात करेंगे तो ध्यान रखना, हमने यहाँ डेल्टा पी लिख दिया है, तो डेल्टा पी में आप पी नॉट हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है वो वेरिएशन है यहाँ पर लिया है। यहाँ टोटल प्रेशर जो है इस पॉइंट पर वो पी नॉट प्लस ए बी के होगा। ये वैल्यू डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू है प्रेशर वेरिएशन की। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है डेल्टा पी मैक्स है ए बी के। ठीक है, अब डेंसिटी पर आते हैं। डेंसिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया dV। तो dV आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो 1/ρ का, क्योंकि डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, तो 1/ρ का डिफरेंशिएशन -1/ρ² होगा, d लिख दिया। इसमें मास अपॉन डेंसिटी की जगह फिर वॉल्यूम लिख दो, तो V/ρ इंटू डी रो बन गया। ठीक, अब dV अपॉन V करो, ये dV है, V को डिवाइड करो, अभी समझ में आएगा क्यों किया, और -d/ρ/ρ। अब मालूम है आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो प्रेशर का वेरिएशन डिवाइडेड बाई माइनस होता है, dV अपॉन V होता है। यहाँ पर dV अपॉन V की जो वैल्यू है d/ρ उसको यहाँ पर पुटअप कर दें। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये d/ρ/ρ हो गया। ऊपर dP है, ध्यान रखना, नीचे d/ρ है। ठीक, इससे हमारा d/ρ आ गया, रो dP डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। ये भी फार्मूला है डेंसिटी वेरिएशन का प्रेशर वेरिएशन के साथ रिलेशन। ओके, अब वेलोसिटी क्या होती है, ये v वेव वेलोसिटी है, ध्यान रखना, √b/ρ। इसमें b क्या होगा, ρv²। दोनों तरफ का स्क्वायर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो b की वैल्यू पुटअप कर दें ρv²। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, नीचे v² आएगा, ये आपका d/ρ बन गया dP अपॉन v²। ठीक है, तो डेंसिटी का वेरिएशन हमने यहाँ पर निकाल लिया। हम इसको अगर डेल्टा के टर्म्स में लिखेंगे तो डेल्टा ρ = डेल्टा P अपॉन v² होगा। यानी जो प्रेशर का वेरिएशन आपने निकाला है उसमें v² का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी का वेरिएशन निकल आएगा। आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है, आप खाली पीक वैल्यू ध्यान रखें,
कॉम्पिटिटिव के लिए भी, और वहाँ पर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज ध्यान रखें, और ध्यान रखें ये प्रेशर का वेरिएशन है, और डेंसिटी का कोई एक फार्मूला लर्न कर लें, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, वेलोसिटी की फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि रूट बी बाई रो होता है, तो ये वाला लर्न कर लें, चाहे डी रो इज इक्वल टू डी पी अपान वी स्क्वायर। ठीक, तो अब आ जाएं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी वेरिएशन का जो हमने कर्व बनाया है उसमें जो है वो डेल्टा पी मैक्स अपान वी स्क्वायर लिखा है, पीक वैल्यू को वो हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है ना। तो ये कर्व की ये वैल्यू आप ध्यान रखें कॉम्पिटिटिव के लिए, वैसे 11th में इसको कम पूछा जाएगा, बेसिक थ्योरी ध्यान रखें। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारी बुक्स में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है आगे का वो प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन से लिया गया है, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से ही थ्योरी को डिस्क्राइब करें और समझने की कोशिश करें। केवल ये ध्यान रखें कि कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है, हमने यहाँ लिखा पर भी है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 है प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो बेसिक चीज को ध्यान रखना उसको थ्योरी को करते समय, और फार्मूले इसके आप जरूर लर्न कर लें। हाँ, नेक्स्ट आप ये जो है वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव देखें। देखिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मीनिंग है कि जैसे स्पेस के अंदर ये हमने एक लिया है वेव पल्स, ये वेव जा रही है पल्स इधर, ठीक है, हमने इसका एम्पलीट्यूड ए ले लिया है, ये राइट को जा रही है, और दूसरी पल्स जो है इधर लेफ्ट को आ रही है, ये पल्स का जो वो है वो डाउनवर्ड है मीन पोजीशन से। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मर्ज होंगी, यहाँ पर मर्ज हो गई, ये वाली राइट को जो जा रही थी वो ये वाली है, ये लेफ्ट वाली है, अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा तो जिस पॉइंट पर ये मर्ज होंगी, जैसे स्पेस में दो वेव चल रही हैं, मान लो एक का ये ट्रफ और क्रेस्ट के फॉर्म में आ रही है, इसी पॉइंट पर ये सुपर इम्पोज हो गई, तो वहां पर अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो वो स्ट्रिंग या वेव्स में भी ये लगता है, क्योंकि स्ट्रिंग में हमें ऑब्जर्वेशन इजीली है थोड़ा सा, तो इसलिए बात कर लेते हैं, लेकिन ये लगता सब में है, ठीक है ना। तो और सभी तरह की वेव्स में एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी है। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इनका नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 सेकंड के लिए स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये जो वेव्स होंगे यहाँ पर, ये हमने सेकंड फॉर्म बनाया है, इसके पहले आप ये चीज समझ लें, ये सीधी हो जाएगी, और सीधे होने के बाद ये जो पल्स थी ये अपने रास्ते इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, ऐसे चली जाती हैं कि जैसे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ हो, समझ गए ना बात। यानी कि दो पल्स ऐसे आई, मर्ज हुई, और मर्ज होने के बाद एट दैट इंस्टेंट तो स्ट्रिंग सीधी होगी, लेकिन उसके बाद ये वेव इधर अपनी चलेगी लेफ्ट को, ये चली जाती राइट को। मीडियम के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी लगता है, नहीं तो सिग्नल आते हैं, पूरा स्पेस जो है वो बहुत सारी वेव्स से फिलअप है, तमाम चैनल आते रहते हैं, अगर मिक्स हो जाए वेव्स आपस में तो फिर सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। होता तो है सुपरपोजिशन एट दैट इंस्टेंट, लेकिन उसके बाद वेव अपने अपने वे में चली जाती है रास्ते, ठीक, ऐसे जाती है जैसे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसी तरह से एक हमने ये ले ली, ये वेव इधर जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, एम्पलीट्यूड हमने a1 ले लिया, इसका एम्पलीट्यूड a2 ले लिया है, ठीक। अगर ये नेचुरल है, अगर v1 ज्यादा होगी तो इस पर ये सुपर इम्पोज होगी कहीं जाकर, तो जब सुपर इम्पोज होगी तो वहां पर एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 हो जाएगा। प्रैक्टिकली इनका जो सुपर पोजिशन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। हमने जो ये थ्योरी ली है आपने वो प्लेन में दिखा रहे हैं, ठीक, एंगल पर भी जा सकते हैं, तो प्रैक्टिकली वेक्टर सम होता है। तो वहां दिया है कि व्हेन सेवरल वेव्स पासेस साइमल्टेनियसली थ्रू ए गिवन, लिखा है ना, थ्रू ए गिवन मीडियम, या होगा इन ए मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ होगा सेपरेट डिस्प्लेसमेंट, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, y1 y2 डॉट डॉट yn इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है इनके, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि एक तो ये लिनियर इक्वेशन होनी चाहिए, और दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स गुड फॉर दोज वेव्स हुज इक्वेशन ऑफ मोशन आर लिनियर, इट डज नॉट होल्ड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज। हुक्स लॉ, ठीक है ना, ब्रेक्स डाउन, यानी हुक्स लॉ फॉलो ना करे, अगर हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है प्रोपोर्शनल टू x तो फिर लिनियर होगा, तो सुपरपोजिशन भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर
हमारे यहाँ 3 टॉपिक सिलेबस में है, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स, ठीक है ना। इसमें से हम इसको करने के पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव्स का होता है तो उसमें क्या फिनोमिना बनता है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि डेंसर और रेयर मीडियम का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। लाइट के केस में आपको मालूम होगा कि जैसे एयर है और वाटर है, तो कौन सा डेंसर है लाइट में? वाटर। वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डेंसर है, लेकिन डेंसिटी से डेंसर का मीनिंग नहीं है। डेंसर का मतलब होता है कि जिसमें स्पीड कम हो वेव्स की। तो एयर, लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा है वैक्यूम में, और अगर वाटर में या किसी और मीडियम में जाते हैं तो स्पीड कम है, तो इसलिए वाटर वहाँ पर डेंसर है। लेकिन जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, इसमें उल्टा है। इसमें कल आपने नोट किया था स्पीड, एयर में स्पीड लगभग 332 है, लिक्विड में लगभग 1500 है, और सॉलिड में ये करीब 5000 के लगभग आती है, नियरली। तो नेचुरल है कि वाटर में स्पीड ज़्यादा है, तो वाटर एयर के कंपेरेटिवली यहाँ पर रेयर मीडियम है। समझ गए ना बात? यहाँ उल्टा होगा, तो यहाँ पर बनाया एयर डेंसर होगा और वाटर यहाँ पर रेयर मीडियम होगा। साउंड के लिए V2 ग्रेटर देन V1 है, यानी वाटर में स्पीड ज़्यादा है, हेंस एयर इज द डेंसर मीडियम है देन वाटर। समझ गए ना। लाइट वेव्स में उल्टा होता है, लिख दिया यहाँ इसीलिए, फॉर लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी हो रेडिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एयर है और वाटर है तो एयर में स्पीड ज़्यादा होती है, यानी V1 ग्रेटर देन V2 होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपका वाटर इज डेंसर है, मीडियम है, देन एयर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ गए ना। अब जब ये फिनोमिना लग रहा है तो ध्यान रखें, इसमें फिर ये बात भी ध्यान रखना कि वो भी रूल फॉलो करेंगे जो लाइट में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि जो वेव की प्रॉपर्टी है, अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है और कौन सी नहीं, इसको समझने की कोशिश करें। ये वेव प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। ओके, तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में वेव जो होगी वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और वेव वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम में आ गई, ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन अगर होगा तो दूसरे मीडियम में चली गई, तो मीडियम बदल गया तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ गए बात। दूसरे पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमने स्ट्रिक्टली बता दिया है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, जिसकी बहुत बेसिक चीज है, इसमें कभी चेंज नहीं होता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। समझ गए ना, इसलिए इसमें नो चेंज, यहां भी नो चेंज, ठीक। वेवलेंथ और के चूंकि 2 पाई बाई लेमडा है, ठीक है ना, तो इसको लेना पड़ेगा। तो लेमडा और वेवलेंथ V इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, ठीक। यहां पर ध्यान दें, यहां वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि लेमडा में भी कोई चेंज नहीं होगा। V इज इक्वल टू न्यू लेमडा से चेक कर लें। इसी तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन में, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, इसलिए जो है जब वेलोसिटी चेंज है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, ठीक। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है और एम्पलीट्यूड, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में चेंज होती है, क्योंकि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगी या कोई भी वेव हो तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। समझ गए ना। तो इसलिए जो कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, तो नेचुरल है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी आपको सीधे समझ में आ रही होगी और याद होगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेव की बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है। समझ गए ना, इसलिए एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। ये बहुत चारों चीजें बहुत कॉमन है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फेज डिफरेंस, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको आगे भी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता है अगर वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी फ्रॉम रेयर मीडियम, यानी डेंसर से जाके रेयर में अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है जो मीडिया है। समझ गए, जैसे यहां पर है ये डेंसर है, ये रेयर है, तो डेंसर से जाके गई और रेयर में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है, यानी रेयर टू डेंसर जा रही है, और रिफ्लेक्शन हो रहा, तो पाई का यहाँ फेज चेंज हो जाता है 180 डिग्री का। समझ गए, यानी ये पल्स जो ट्रफ के टर्म्स थे वो क्रेस्ट में बन जाएगी जाकर। समझ गए ना। और
मीडियम के चेंज होने पर रिफ्रैक्शन में इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी को अच्छी तरह ध्यान रखना, कभी 12th में भी काम आएगी। यहाँ ये एयर है, यहाँ वाटर है, ये डेंसर है, यहाँ रेयर है, मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही है। साउंड वेव आ रही है, ये I = R होता है, आपको मालूम है रिफ्लेक्शन में। दूसरे मीडियम में जाने पर वहां पर आपको ध्यान होगा, ये डेंसर से जब रेयर में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, याद है ना। तो फिर ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, लेकिन अगर लाइट वेव्स होती तो नहीं होता ऐसा। समझ में आ गई होगी बात अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ R1 हमने लिख दिया, ये ग्रेटर देन I होगा। अब एक फिनोमिना आप जरा रिफ्लेक्शन का भी चेक करें। ये रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव है फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड। देखिए यहाँ ये कोई स्ट्रिंग को, रस्सी होती है उसको यहाँ कस के बांध दीजिए, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड, ठीक। इसमें थ्योरी तो बहुत कुछ होती है कंप्लीट में, आप अपने मतलब की मैटर की चीज को समझने की कोशिश करना। ये पल्स इधर आ रही है, ठीक, और टू द पॉइंट अगर समझ जाएंगे तो वो बात ध्यान रहेगी। जिस जगह यहाँ जब कस के बंधी हुई है, ये फिक्स है, यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पक्का, क्योंकि फिक्स है। तो जैसे जैसे ये इस पर मर्ज होगी तो इसके जो रिफ्लेक्टेड यहाँ पर वेव प्रोड्यूस होगी रिफ्लेक्शन से, उसका ध्यान देना, उसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों हर समय बराबर होंगे। क्यों? तभी ये प्लस और माइनस मिलकर कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना। तो एक्शन रिएक्शन से समझ लें, न्यूटन थर्ड लॉ से चाहें तो यहां पर इसका मतलब मालूम क्या, एक इंस्टेंट ऐसा आता है, अगर बहुत इसकी डीप स्टडी की जाए आगे, कि ये ऊपर और नीचे बराबर होने की वजह से स्ट्रिंग सीधी हो जाती है, लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव ये नीचे प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ गए ना बात। क्यों? यहां देखो ये नीचे प्रोड्यूस हो रही है, तो ऊपर वाली जो पल्स ऐसे करके आ रही थी, रिफ्लेक्शन में नीचे अपोजिट पल्स प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब यहां पर 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया। तो ऐसे काम कर रहा है फिक्स्ड एंड, ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे रिफ्लेक्शन कहां से हुआ हो, टेंसर मीडियम से, क्योंकि फिक्स है वो चीज, ठीक। तो ये बात तुम्हें लर्न रखनी, ये फिनोमिना सारा लर्न रखना है जो इसमें हमने आज कराया है, कि अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो 180 डिग्री का फेज चेंज होगा, पल्स चेंज हो जाती है। ओके, अब फ्री एंड देखें। ये फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब है कि स्ट्रिंग को लूज बांध दिया ऐसे ढीला जगह, तो जब ये पल्स आएगी तो ये तो लूज है, तो ये एकदम से ऊपर चढ़ जाती है फ्री होने की वजह से, और फ्रिक्शन नहीं है सिलेबस में। जब भी थ्योरी पढ़ते हैं तो आइडियल यानी कि फ्रिक्शन लेस है, तो ये जंप कर जाएगी। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो फार्मूलों से वैल्यू निकलती है यहाँ पर वो 2a होती है। अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो एट एनी इंस्टेंट ये 2a पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि अब जो रिफ्लेक्टेड पल्स तैयार होगी वो इसी फॉर्म में होगी, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पर सभी फ्री एंड हैं और पल्स ये इधर को वापस चली जाएगी। अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं हुआ है। ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि जैसे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ हो। समझ गए ना। तो अच्छी तरह से लर्न रखना कि अगर फिक्स्ड एंड है तो 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है स्ट्रिंग में, अगर फ्री एंड है तो उसमें किसी भी टाइप का कोई फेज चेंज नहीं होता है। ये जो हमने अभी आपको रिफ्लेक्शन बताया है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, ठीक है। ये इधर वाला एक स्ट्रिंग के लिए ये फ्री है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग फिक्स है। पहले वाले केस में ये स्ट्रिंग जो है यहाँ रिजिड है, बिल्कुल कस के बांध रखी है, ठीक। यहाँ ये लूज है। तो जरा हम इसका जो PDF स्टेटमेंट है उसकी लाइनों को समझाना चाह रहे हैं। हमने आपको बता तो दिया ही है। यहाँ पर देखिए, व्हेन ए पल्स फ्रॉम फ्री एंड अराइव्स एट द फिक्स्ड एंड, इधर का फ्री एंड है, ये फिक्स एंड पर पहुंची यहाँ पर पल्स, ठीक। इट एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द वॉल, ये क्या करेगी कि यहाँ स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ को खींचेगी क्योंकि पल्स ऊपर को हमने ली है, ठीक। उसका रिएक्शन होगा, वॉल इस पर डालेगी कि उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो व्हेन ए पल्स फ्रॉम फ्री एंड अराइव एट द फिक्स्ड एंड, इट एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द वॉल, ठीक। द वॉल एक्सर्ट एन अपोजिट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द स्ट्रिंग, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जरूर लगेगा, एक्शन रिएक्शन।
एज द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, अब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक। तो इसका मतलब एक अपोजिट जो पल्स तैयार होगी नीचे की तरफ को, उसका डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है, हर समय। तो एज द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द रिजिड सपोर्ट, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑन द सपोर्ट, ठीक। द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट पल्स मस्ट हैव अपोजिट साइन सो एज टू कैंसिल ईच अदर एट दैट इंस्टेंट। क्यों? इस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब जो पल्स यहाँ अराइव हो रही है और जो पल्स यहाँ से क्रिएट होगी, दोनों को मिलाकर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर जीरो होना चाहिए, ठीक। हेंस रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव एट द रिजिड बाउंड्री विल अकर विद ए फेज रिवर्सल, इसलिए रिफ्लेक्शन में यहाँ पर 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आए, फ्री एंड पर। फ्री एंड का सुने जरा, आप ये समझ गए ये लूज होगा, ये यहाँ जब आती है तो लूज होने की वजह से, फ्रिक्शन लेस होने की वजह से ये ऊपर स्लिप कर जाती है और डबल एम्पलीट्यूड आता है, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन नहीं है। When other end of the string is tied to the ring which slide up and down without any friction on a vertical ball, ये केस है, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है। When pulse from the free end of the string arrives the ring moves, ये रिंग डाल रखी है यहाँ पर, ring moves up the rod, ये रॉड मान लो या वॉल मान लो, इसके ऊपर रॉड के मूव करेगी, ठीक। It pulls on the string a reflected pulse with the same sign and amplitude as the incident pulse is produced, क्योंकि ये फ्री है, तुरंत यहाँ पर पल्स प्रोड्यूस होगी। The reflected pulse of the incident pulse reinforce each other, creating maximum displacement at the end of the string, यानी यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा which is twice the amplitude of other pulse, either pulse, कोई भी पल्स हो उसकी डबल एम्पलीट्यूड की ये बने यहाँ पर हो जाएगी एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, और ये फिर डबल होके फिर आगे चल देगी, ओके। हेंस रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओपन बाउंड्री अकर्स विदाउट एनी फेज चेंज, लेकिन यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं होगा। अब जरा यहाँ पर आ जाएं आप, बिल्कुल इसी थ्योरी के बेस पर ये बनाया गया। इसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम हैवी स्ट्रिंग है, ये लाइट स्ट्रिंग है, ये हैवी स्ट्रिंग है, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, ठीक। आपको मालूम होगा कि स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी का फार्मूला है v √T/μ, ओके। तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये हैवी है, इसका मास ज्यादा होगा, इसका म्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी कम होगी। हमने यहाँ वेलोसिटी v1 ली है, यहाँ वेलोसिटी v2 ली है, इसका मतलब v2 लेस देन v1 होगा, और वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि हैवी स्ट्रिंग डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। हेंस स्ट्रिंग जो है बिहेव्स लाइक डेंसर मीडियम, ठीक है ना, डेंसर मीडियम की तरह ये बिहेव करेगी। अब जरा समझें, कोई पल्स यहाँ से इधर जा रही है, ये हैवी स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग से हैवी स्ट्रिंग पर, उसका एम्पलीट्यूड AI है, आई मतलब इंसिडेंट है, कैपिटल A एम्पलीट्यूड है। जब ये पल्स यहाँ पर स्ट्राइक करके कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ आगे जाएगा, तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो 180 डिग्री फेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो पल्स आगे जाएगी ट्रांसमिटेड बॉडी, उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है, वो आपने लिख लिया है थ्योरी में। स्पीड वही v1 और v2 रहेगी मीडियम में, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हैवी स्ट्रिंग से कोई पल्स चलती है और ये लाइट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा। ये हैवी स्ट्रिंग जो है वो डेंसर मीडियम की तरह काम करती है, यानी डेंसर से रेयरर में रिफ्लेक्शन होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स आएगी उसका हमने जो एम्पलीट्यूड है AR लिया है, ट्रांसमिटेड का AT लिया है, इसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा, ट्रांसमिटेड में 180 डिग्री का फेज रिवर्सल हो जाएगा। तो अब जो ये इक्वेशन है, हमने यहाँ पर इनको इक्वेशन नोट किया है, इक्वेशन है ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड की। फ्री एंड मतलब ये वाला केस लिया है हमने, यानी कि लाइट स्ट्रिंग से। आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं फ्री एंड की जगह रिफ्लेक्शन फ्रॉम लाइट स्ट्रिंग लिख दें तो ज्यादा ठीक है, लाइट स्ट्रिंग। देखिए जो इंसिडेंट पल्स आ रही है उसकी हमने इक्वेशन ली है, YI मतलब इंसिडेंट हो गया, AI साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये प्लस x डायरेक्शन को ट्रेवल कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड AI है जो कि यहाँ पर है।
रिफ्लेक्टेड जो पल्स होगी, चूंकि वो डायरेक्शन पलट गया इसलिए kx प्लस ओमेगा टी कर दें। इसमें लेमडा चेंज होगा नहीं, फ्रिक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि मीडियम आपका सेम है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद चेंज नहीं होगी। ये वाला केस लिया है, नीचे वाला लाइट वाला, ठीक है ना। तो और जो ट्रांसमिटेड होगी उसमें k चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिटेड जो पल्स होती है उसकी वेलोसिटी आपकी अलग है और v इक्वल टू न्यू लेमडा को आप लेंगे तो लेमडा चेंज होगा तो k चेंज होगा, इसलिए यहाँ k डैश लगा दिया है। और ये एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड पल्स का, ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट। नेचुरल है कि यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर वाले से लेंगे, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम हैवी स्ट्रिंग लेंगे, तो इसमें 180 डिग्री का फेज चेंज होता है, इसलिए जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसमें पाई प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 180 डिग्री का चेंज हो रहा है। ये थ्योरी से ड्राइव करके फार्मूले निकाले गए हैं, जो कि आप कंपटीशन के लिए ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्टेड पल्स होती है उसका एम्पलीट्यूड इससे निकालते हैं और ट्रांसमिटेड का इससे। तो रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड है वो b2 माइनस b1 अपान b1 प्लस b2 प्लस b1 इंटू ai होगा। ai इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड है, ये रिफ्लेक्टेड का है। इसी तरह से ये ट्रांसमिटेड का ट्वाइस b2 अपान b1 प्लस b2 होगा, ai इंसिडेंट का हो गया, और ये ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड है b1 b2 वेलोसिटी है, जो कि आपको मीडियम में दी गई है। आप इनकी वैल्यू डालकर आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए आप इससे इंटेंसिटी का भी रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको जरा ध्यान रखना, क्योंकि ये वाल वाला केस है और हैवी स्ट्रिंग और लाइट स्ट्रिंग वाला केस है, ये 2-3 केस हो गए, तो मिक्स ना हो आपस में। हाँ, अब आप लोग जो है जरा स्टेशनरी वेव्स को समझने की कोशिश करें, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स देखिए, और बहुत ही स्लोली इसको आप समझना कि कैसे स्टैंडिंग वेव्स जो है वो बनती है। ये टाइम t0 पर हमने 2 वेव ली हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इस बाउंड्री के अंदर हमने 2 वेव यहाँ पर एजम्पशन लिया है, एक ब्लैक कलर से दिखाई है। ब्लैक कलर वाली जो वेव्स है वो प्लस x डायरेक्शन को जा रही है, ये एरो शो कर रहा है, ठीक, फॉरवर्ड जा रही है। और जो ब्लू कलर से वेव हमने दिखाई है इस इंस्टेंट पर, वो -x पर जा रही है, और किसी इंस्टेंट t0 पर इसकी ये पोजीशन है जो कि एज्यूम की गई है। तो इन दोनों के सुपर पोजीशन से, हमने सुपर पोजीशन आपको करा दिया है, इन दोनों के सुपर पोजीशन से ऐसी वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो एक वेव जब मीडियम में चलती है और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उनके सुपर पोजीशन से भी वेव्स इस तरह की बनती हैं। एक जा रही थी, दूसरी रिफ्लेक्ट होकर आई, ओके। किसी एट एनी इंस्टेंट इसकी ये पोजीशन है। अगर हम इन दोनों का एम्पलीट्यूड को सेम मान लें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जितना अप है उतनी ये डाउन है हर पॉइंट पर। ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ नीचे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रेड कलर वाली बनेगी। इसका मतलब इस समय सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर होंगे, ठीक। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर पार्टिकल की मैक्सिमम होती है, कहीं कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, ठीक। अब t/4 पर 1/4 टाइम के बाद, जो पहले ब्लैक कलर की देखें, ब्लैक कलर की वेव राइट को जा रही है, तो ध्यान देना ये जो पीक है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये देखिए शिफ्ट हो गया, इसका ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा 1/4 टाइम के बाद, क्योंकि एक वेव में कैपिटल T होता है। ये 0 यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक। एक एक जगह चेक कर लो, ये पीक है तो ये इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ये देखिए पीक इधर शिफ्ट होके इसके नीचे डॉट डॉट यहाँ आ गया। ब्लैक कलर की पोजीशन वेव की ये होगी। अब ब्लू कलर की चेक करें, ब्लू कलर की वेव -x की तरफ जा रही है, ठीक। जरा देखें -x में, ये आपका पीक है, ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ध्यान दें, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए ये हमने डॉट डॉट लगाकर, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम लिया है ना, तो ब्लैक कलर के बिल्कुल पास में हमने ब्लू कलर की वेव बनाई है जो कि लेफ्ट को जा रही है, तो ये इसका पीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया, देखिए ये शिफ्ट हो गया। और इधर जो बनती है ना, वो इधर से वेव आएगी बाहर से, वो इसको फिलअप कर देगी, ठीक। ये देखिए ये इसका पीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, देखिए इसके नीचे यहाँ आ गया। यानी जो पोजीशन ब्लैक कलर की थी वही पोजीशन इस समय ब्लू कलर वाले की होगी, यानी कि जो राइट को जा रही है
और जो लेफ्ट को जा रही है उनके डिस्प्लेसमेंट इस इंस्टेंट पर सेम है। अब इन दोनों का सुपर इम्पोज कर दीजिए। देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होकर अगर ए और ए है तो 2a हो गया, अगर a1 और a2 है तो a1 प्लस a2 हो गया। ये नई वेव बन गई जो हमने रेड कलर से आपको बना रखी है। ये वेव यहीं से स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक। और यहाँ देखो इन दोनों को मिला दो एम्पलीट्यूड तो ये ऊपर पहुंच गई, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ इन दोनों को प्लस करो तो नीचे आ गई। रेड कलर की वेव रिजल्टेंट वेव है और यहाँ लिख दिया हमने रिजल्टेंट वेव। अब t/2 पर ब्लू कलर की वेव को अब और आगे शिफ्ट करो 1/4, तो यहाँ देखिए ये पीक है, अब a के ऊपर पीक होगा। यहाँ पर यहाँ इसका पीक था तो इधर 0 यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ आ गया। यहाँ पर पीक है लोएस्ट पॉइंट पर, ये इसके नीचे देखिए ये आ गया। तो ब्लैक कलर की राइट को चली गई और ब्लू कलर वाली लेफ्ट को। देख लिए लेफ्ट को, ये इसका पीक है तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि इधर आ रही है, तो ये देखिए यहाँ आ गया। आप एक एक पॉइंट शिफ्ट कर लें, यहाँ आ गया। अब इन दोनों को मिलाइए तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ये रेड कलर वाली लाइन होगी। इस समय सभी पार्टिकल मीन पोजीशन पर होंगे। फिर आइए आप 3t/4 पर। 3t/4 पर फिर ब्लैक कलर वाली को आगे शिफ्ट कर दें और ब्लू कलर वाली को लेफ्ट में जा रही है इधर शिफ्ट कर दें, और इससे अगर कंपेयर करेंगे तो आपका जो है वो t/2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ एक एक पॉइंट चेक करें, ये पीक पॉइंट इसके ऊपर यहाँ आ गया, ये ब्लू वाला पॉइंट इधर जा रहा है तो ये इसके ऊपर आ गया। फिर पोजीशन ब्लैक और ब्लू की एक के ऊपर एक बनेगी, और जो रेड कलर से हमने बनाया है ये रिजल्टेंट वेव है। ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का यहाँ पर शो करेगा या डिस्प्लेसमेंट अदर पार्टिकल शो करेंगे, ये रिजल्टेंट वेव आ गई, ठीक। इसके बाद जब साइकिल कंप्लीट होगी तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक। अब इसका रिजल्ट समझने की कोशिश करें। देखिए जो पार्टिकल पॉइंट ए पर है, जरा इसको देखें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसके नीचे यहाँ पर भी 0 है। यहाँ देख लें, यहाँ रेड कलर देखना, अब यहाँ भी रेड कलर में 0 है और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब ए एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हम इन पॉइंट को जहाँ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है उन्हें नोड कहते हैं, नोड। अब एक पॉइंट हमने यहाँ बी लिया, और भी होंगे बीच में, बी लिया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0, बी देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया, यानी कि बी वाला पार्टिकल ऊपर गया, फिर वापस नीचे यहाँ आ गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ नीचे आया और फिर वापस साइकिल कंप्लीट हुई तो फिर 0। इसका मतलब बी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ये देखिए बी पॉइंट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे, फिर वापस, तो इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। हम इन पॉइंट को एंटी नोड कहते हैं। होता क्या है कि जब इस तरह से कोई दो वेव ट्रेवल करती हैं तो रीजन के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, उन्हें हम नोड कहते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें वाइब्रेशन मैक्सिमम है, उन्हें हम एंटी नोड कहते हैं। जो अदर पार्टिकल होते हैं वो इनके बीच में ऑसिलेट करते हैं। जरा समझें, यहाँ वाला पार्टिकल इसके बीच में ऑसिलेट करेगा और जो यहाँ पार्टिकल होगा वो इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक। यहाँ पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, जो यहाँ पर पार्टिकल है वो इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, यहाँ का पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। इसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इनके कम है डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जिस समय पार्टिकल सब मीन पोजीशन पर ऊपर जा रहे होंगे तो दूसरे एडजेसेंट लूप में पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे। इसका मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लूप 180 डिग्री, और सेम लूप में फेज डिफरेंस 0, क्योंकि सभी पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे, ठीक। इसमें ऊपर तो इसमें नीचे जा रहे हैं तो इसमें ऊपर जाएंगे, ठीक। एडजेसेंट फेज डिफरेंस 180 और एक ही लूप में 0 डिग्री। ये पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट करेगा, ये यहाँ ऑसिलेट करेगा, ठीक। ध्यान देना, जितनी देर में ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा उतनी देर में ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब टाइम तो सेम है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम ज्यादा होगी। वेलोसिटी का फार्मूला v = a ओमेगा ही लगेगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी का है फार्मूला।
मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी मीन पोजीशन पर, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ बिल्कुल जीरो होगी। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। एक्सट्रीम पर तो सभी रुकेंगे, यहाँ पर जीरो होगी सबकी, एक साथ ऊपर पहुंचे एक साथ नीचे पहुंचे, यहाँ जीरो। ठीक, अब जरा पहले आप स्टैंडिंग वेव की डिफिनीशन को आप नोट करें या पीडीएफ में देखते। When two waves of same frequency and amplitude, वैसे एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं सेम हो, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, एट सेम स्पीड, देयर सुपरपोजिशन गिव्स राइज टू ए न्यू टाइप ऑफ वेव कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। ओके, अब हमने मैथमेटिकली इसको समझाने के लिए दो वेव ली हैं, एक y1 a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दूसरी y2 a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो लेट द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट सेम स्पीड आर y1 एंड y2। बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दोनों को प्लस कीजिए, ए को कॉमन लीजिए, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाइए। जिनके पास मैथ नहीं है वो फार्मूले लर्न करें, इस चैप्टर में आगे डेरिवेशन में काम आएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो के एक्स कट जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा साइन में, और कास के साथ जब इनको माइनस करेंगे तो आपका के एक्स आपका कैंसिल होगा, सॉरी ओमेगा टी कैंसिल होगा और के एक्स आ जाएगा। ओके, माइनस आता भी है तो कोई बात नहीं है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये बन गई वेव। ये जो वेव हमने बनाई है ये स्टैंडिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ एक बात याद रखना, कभी किसी भी एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों कॉस दे दिए जाएं या एक साइन एक कॉस, पहला कॉस दूसरा साइन, इस तरह से चार तरह की ये वेव वहां तैयार होती हैं। ठीक, ये डिपेंड करेगा आपने वेव फॉर्म क्या बनाई है। समझ गए ना बात? इसमें ये जो पार्ट है ए टू ए कॉस के एक्स, इसको हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिकली स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव से, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ x डालकर इसको हम एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। as का मीनिंग है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, तो as लिख दिया, ये स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन बन गई। ठीक, यहाँ एक बात को समझने की कोशिश करें, ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन को। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन है इसका, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 1 अपान वी स्क्वायर d2y अपान dt2। जो भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो वेव को रिप्रेजेंट करता है, हेंस ये इट रिप्रेजेंट वेव। ठीक, ये तो दो बार डिफरेंशिएट करके चेक करोगे आ जाएगा, बट ये फंक्शन इस टाइप का नहीं है एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, जैसा कि ये इक्वेशन है, इसलिए ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो लिखा है हेंस इट रिप्रेजेंट ए वेव, अगर इसको सेटिस्फाई करती है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, हेंस वेव इज नॉट स्टेशनरी, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव 2a cos kx इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज पीरियोडिकली विद पोजीशन। यहाँ पर देख लें एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा बस, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका इतना होगा, इसका एम्पलीट्यूड है ही नहीं, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। ठीक है ना। अब नोड और एंटी नोड के पॉइंट को चेक करने के लिए हम एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर इसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो वो नोड होगा, तो एट नोड cos kx की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और cos थीटा जीरो कब होता है? 90, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो kx इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। k की वैल्यू इसमें पुटअप करें 2 पाई बाई लेमडा, इससे आपका x निकल आया लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4। ये पॉइंट होंगे जिन पॉइंट पर नोड बनेगा। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर ध्यान देना, ये पॉइंट नोड का है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमने ये साइन वाली ही ली है, तो आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन पॉइंट पर ये परमानेंट रेस्ट होते हैं जो नोड बनते हैं,
और दो नोड के बीच की डिस्टेंस माइनस कर दो। 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 कोई से माइनस कर दो तो लैम्डा बाई 2 आई, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स लैम्डा बाई 2 होती है। एंटी नोड अगर निकालना है तो cos kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी +-1, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऊपर भी है प्लस में और नीचे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा एंटी नोड पर। ठीक, kx की वैल्यू 0 होगी, पाई 2 पाई पर वैल्यू +-1 आएंगी cos की। ठीक, k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुटअप करें तो x 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 यानी लैम्डा है 3 लैम्डा बाई 2, इन पॉइंट पर एंटी नोड बनेगा। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड माइनस कर लो 2 को, फिर लैम्डा बाई 2 आया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड दोनों इक्वल हैं। ठीक, जो कि लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। तो आप इतनी चीज समझ गए। ठीक, नोड्स ध्यान रखना परमानेंट रेस्ट में होते हैं, ठीक है ना, और एंटी नोड पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। और सुने, ऑल द पार्टिकल्स इन द सेगमेंट वाइब्रेट इन द सेम फेज, हमने बता दिया एक सेगमेंट में सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, बट इन अपोजिट फेज, एडजेसेंट सेगमेंट में अपोजिट फेज में particles in the two consecutive segment differ in phase difference by 180 degree. ठीक, the disturbance is confined in a particular region, disturbance इसी region में confined रहता है, energy उसी में confined रहती है, between the two जो end है, starting end और या लास्ट एंड रिफ्लेक्टिंग एंड, उसी के बीच में एनर्जी डिस्टरबेंस कन्फाइंड होता है। ट्वाइस द ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जब पूरा कंप्लीट होता है तो 2 बार सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर होते हैं। समझ गए होंगे बात। अब एक पॉइंट और समझ लें, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें भी ये वेव्स बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। जो स्ट्रिंग होती है उसमें केवल ट्रांसवर्स हैं, रॉड में बनती हैं ऐसे हैमर से लॉन्गिट्यूडनल, उसमें भी बनती हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना हम डिस्प्लेसमेंट से भी शो कर सकते हैं, और उसमें जनरली थ्योरी में लोग प्रीफर करते हैं प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव से। तो आपको ध्यान होगा कि जहां पर एंटी नोड है, ध्यान देना, जहां एंड उल्टा होता है, जहां पर ये एंटी नोड है यहां पर वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा, यानी कि एवरेज होगा। तो 0 पर जहाँ एंटी नोड वहाँ प्रेशर वेव का नोड होगा, जहाँ ये डिस्प्लेसमेंट वेव है और ये प्रेशर, और ऐसी डेंसिटी बनेगी। तो जो प्रेशर वेव्स हैं उनका यहाँ इसमें एंटी नोड है तो यहाँ नोड होगा, जब डिस्प्लेसमेंट वेव में जहाँ एंटी नोड है वहाँ नोड होगा, यहाँ जहाँ नोड है वहाँ पर ये एंटी नोड होगा। तो प्रेशर वेव में उल्टा है, ठीक है, क्योंकि नोड पर पार्टिकल्स, जो यहाँ पर नोड है वहाँ पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, वहाँ प्रेशर वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम होगा, यानी कि प्रेशर और इसमें डिफर करेगा। यहाँ पर नोड तो यहाँ एंटी नोड प्रेशर इक्वेशन में, ठीक है ना। तो एट नोड्स डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ठीक है ना, बट प्रेशर विल बी मैक्सिमम, वाइल एट एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, प्रेशर विल बी मिनिमम। ठीक इसी तरह से डेंसिटी होगी, ठीक है ना। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेशनरी वेव इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ द ईच, जो ट्वाइस द एनर्जी ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट या ईच इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, यानी जो एक वेव की एनर्जी है यानी दोनों को मिलाकर नेट एनर्जी होगी। ठीक, नोड्स आर परमानेंटली एट रेस्ट हैं, ठीक, नो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द नोड, कोई भी एनर्जी जो है वो नोड से ट्रांसफर नहीं होगी, केवल उसी सेगमेंट में कन्फाइंड रहेगी, वहीं पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में चेंज होगी। और ध्यान रखना, अगर एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल नहीं है तो A1 + A2 मैक्सिमम और मिनिमम A1 - A2, वो फिर पार्टली आपकी स्टेशनरी वेव्स कहलाती है। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज के लेक्चर में आपको स्टेशनरी वेव्स और वेव्स का रिफ्लेक्शन भी समझा दिया है, ट्रांसवर्स का, लॉन्गिट्यूडनल का रिफ्लेक्शन आगे बताएंगे लेक्चर में किसी में, ठीक है ना। तो ये समझा दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इतना प्रिपेयर करें। ओके।